हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इको शास्त्रा। हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 पे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिटन नोट्स ग्रेट डिप्रेशंस को, जो हमने स्टोरी ओरली डिस्कस की थी। अब स्टार्ट करेंगे अपने नोट्स के थ्रू। सो बिगन इन 1929 एंड लास्टेड इन अनटिल 1939। तो ये स्टार्ट कब हुए थे? 1929 से एंड 1939 में ख़त्म हुए थे। आपको याद रखना है कि ग्रेट डिप्रेशन का जो टाइमिंग था वो 10 ईयर्स चला था, है ना। बुक्स के थ्रू, बुक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ईयर में भी वेरी हो सकता है, बट जो टाइम ड्यूरेशन था वो सेम है। 1929 से 1939, इट मीन्स कि 10 ईयर्स अलॉन्ग ही चला था। ये सबसे लॉन्गेस्ट, इट वाज द लॉन्गेस्ट एंड सीवियर डिप्रेशन। ये सबसे लंबा और साथ ही साथ काफ़ी सीरियस डिप्रेशन था। काफ़ी इसने इफ़ेक्ट डाला हमारी इकोनॉमी में। सीवियर था, सीरियस डिप्रेशन था, ठीक है। ओरिजिनेट इन यूएसए बट ग्रेट डिप्रेशन caused drastic decline in output, severe unemployment and acute deflation in almost every country of the world। ठीक है, ये यूएसए से ओरिजिनेट हुआ था, यूएसए से ओरिजिनेट हुआ था क्योंकि हमने देखा ना, यूएसए ने अपॉर्चुनिटी दी थी लोगों को शेयर एंड वेंचर के लिए परचेस करने की। सेल कर रहा था, वो सभी को मौका दे रहा था, लोन दे रहा था, तो ओरिजिनेट यहाँ से हुआ था। कारण यही था, यूएसए ही था। बट अगर किसी, जैसे कि किसी दो कंट्रीज़ में वार होता है तो दूसरी कंट्रीज़ की इकोनॉमी में भी इफेक्ट पड़ता है। सेम ईयर यूएसए का ग्रेट डिप्रेशन आया, बट अदर कंट्रीज़, जो पूरा का पूरा एवरी कंट्री, सारी कंट्री जो वर्ल्ड की थी, उनमें भी इफेक्ट पड़ा। ठीक है, अब इफ़ेक्ट कैसा पड़ा? डिप्रेशन से क्या हुआ? ड्रास्टिक डिक्लाइन, काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाना, है ना। किस में आउट प्रोडक्शन था वो बिल्कुल गायब हो गया, जीरो लेवल पे पहुंच गया, है ना। सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, सीरियस वाला अनएम्प्लॉयमेंट, इट मीन्स कि बेरोज़गारी छा गई हर जगह पर। एक्यूट डिफ्लेशन इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट। डिक्लाइन इन कंज्यूमर डिमांड, फाइनेंशियल पैनिक। देखो यहाँ पर है कि डिक्लाइन इन कंज्यूमर डिमांड कंज्यूमर की ख़त्म, जेब में पैसा नहीं है तो कंज्यूमर डिमांड करके करेगा। डिमांड तो वही होती है जो कि अपनी विश के हिसाब से पूरी भी हो जाए, बट यहाँ पर डिमांड पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आप चाहते तो हो लेना, बट वो ले नहीं पाना है क्योंकि पैसे नहीं हैं। तो कंज्यूमर की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, डिक्लाइन हो गई। और क्या हुआ? फाइनेंशियल पैनिक हो गया। इट मीन्स कि एक तरह से गरीबी से जूझने लगे लोग, है ना। मिसगाइडेड गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वो भी फेल हो गई, जो उस टाइम पे यूएसए में बनाई गई कि हर कोई चाहता है कंट्रोल करे अपनी कंट्री में, ऐसा बदहवास सा माहौल ना आए, लेकिन वो मिसगाइडेड हो गई। उसने कुछ गाइड नहीं किया, इवन वो मिसगाइड, गलत ही प्रूफ हो गई, है ना। पॉलिसीज़ कॉज आउटपुट फॉल्स इन यूएसए। जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई उसके चक्कर में प्रोडक्शन और क्या हो गया? नीचे गिर गया। वाइल द गोल्ड स्टैंडर्ड, अभी आप आगे चल के पढ़ोगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है। अभी जब जैसे डॉलर है और रुपीज़ है, तो डॉलर कंसीडर्ड किया जाएगा कि यूएसए में अगर डॉलर है तो वहाँ पर उतने डॉलर में कितना गोल्ड दिया जा रहा है कंपेयर देन इंडिया के। तो उसके कंपेयर में ऐसे ही हम एक तरह से मेज़र करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को गोल्ड स्टैंडर्ड के थ्रू। तो उसकी बात कही गई है। अभी आगे चल के आप काफ़ी डीप पढ़ोगे, बस इतना समझो कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज था, क्योंकि हमने बात की है कि अदर कंट्री भी इन्वेस्ट कर रही थी, तो अदर कंट्री के पास डॉलर नहीं होगा, दिरहम होगा, है ना, पैसो होगा, अदर करेंसीज़ होंगी, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गोल्ड स्टैंडर्ड के ही हिसाब से अब गोल्ड स्टैंडर्ड का क्या हुआ कि वाइल द गोल्ड स्टैंडर्ड विच लाइक्ड नियरली ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन अ नेटवर्क ऑफ अ फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट। ठीक है ना,
उस टाइम पे गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था और वो फिक्स करेंसी कहलाती थी। ऐसा नहीं होता था कि एक बार मेज़रमेंट कर लिया जाता था कि गोल्ड इतना इतना है और उसके हिसाब से इतना पैसा, इतना $1 में इतने रुपीज़ होंगे अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस। ठीक है, तो एक तरह से फिक्स्ड करेंसी हो जाती थी। अभी आप फिक्स करेंसी, फ्लेक्सिबल करेंसी, ये सारी चीज़ें आप नॉलेजेबल होंगे इससे, है ना। प्लेड अ की रोल ऑफ अ ट्रांसमिटिंग द अमेरिकन डाउन टर्न टू अर्थ। ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड था ना, इसने भी कहीं ना कहीं पर एक तरह से ग्रेट डिप्रेशन को सीवियर डिप्रेशन बनाने में हाथ था उसका, है ना। इसके कारण क्या हुआ कि ये जो अमेरिका था वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, डाउन टर्न हो गया, बिल्कुल नीचे की ओर चला गया अदर कंट्री से, कंपेयर देन अदर कंट्री से। द इनिशियल डिक्लाइन इन यूएस आउटपुट इन द समर ऑफ, जो शुरुआती यूएस में शुरुआती शेयर्स में गिरावट आई और प्रोडक्शन जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा नीचे पहुंच गया, वो समर का टाइम था। और 1929 इज़ वाइडली बिलीव्ड टू हैव स्टेम्ड फ्रॉम लाइट यूएस मॉनेटरी पॉलिसी एम्ड एट लिमिटेड स्टॉक। वो जो इनिशियल डिक्लाइन स्टार्ट हुआ ना प्रोडक्शन का, वो समर के टाइम पे 1929 की बात की गई है, जब लोग क्या कर रहे थे, मार्केट स्पेकुलेशन। स्टोरी में हमने बात की थी कि मार्केट स्पेकुलेशन, फ्यूचर कंसिडरिंग कर रहे थे कि ऐसा ऐसा होगा, हमको ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए। बैंक सोच रहा था हम इन्वेस्टमेंट लोन के थ्रू ऐसे पैसे दें। कस्टमर सोच रहे थे हम लोन लें, है ना, लोन लें ताकि और ज़्यादा प्रॉफिट शेयर और डिवेंचर को परचेज करने के उससे हम कमा सकें। ठीक है, तो वो जब ये हाई हो गया समर के टाइम पे 1929 में, तब वो एक इनिशियल डिक्लाइन था इसका, यूएसए का। स्टॉक प्राइजेज राइजिंग मोर देन फ्रॉम 1921 टू पीक इन 1929। जो स्टॉक प्राइस था ना वो सबसे हाई था उस टाइम पे, जब उसको गिरना था तब वो क्या था, 29 पे सबसे हाई था, उसके बाद वो गिर गया। सबसे ज़्यादा स्टॉक का प्राइस कब था, 29 में, उसके बाद वो क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। ठीक है, 21 टू पीक था 1921 से 1929 तक। उसके बाद तो गिरावट हुई जिसके कारण ग्रेट डिप्रेशन आया ही, आप सबको पता ही है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद है कि 6 पॉइंट हम रीड कर रहे हैं। 1928 टू 29 की बात करें, जो इनिशियल, अब ये कोई घटना घटती है कंट्री बेस्ड में, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में घट जाती है। उसके रीज़न होते हैं जो मे बी सालों से या फिर कुछ ही सालों से ऐसा चल रहा होता है। जैसे यहाँ पर 28 टू 29 में क्या चल रहा था कि फेडरल बैंक रिजर्व रेज्ड इंटरेस्ट रेट इन होप शोइंग रैपिड राइज इन स्टॉक प्राइस। अब क्या हुआ, यहाँ पर बैंक की बात हमने की थी कि वो अपने इन्वेस्टमेंट अलग कर रहा था, कस्टमर ले रहा था लोन, वो दे रहे थे। उनको लगा कि अगर शेयर के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे स्टॉक में तो कस्टमर क्या करेगी, हमसे लोन लेने के लिए और ज़्यादा आएगी। तो अब हमारी मर्ज़ी है, अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी देते हैं तो प्रॉफिट के चक्कर में कस्टमर थोड़ा डिक्लाइन करेगा कि हमको लोन नहीं चाहिए है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया, वही मार्केट स्पेकुलेशन करके कि स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, और उन्होंने होप किया कि प्राइजेस आगे चल के बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इज़ द रिज़ल्ट कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल परचेज विच इन टर्न रिड्यूस्ड प्रोडक्शन। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो फैक्ट्रीज भी तो लोन ले रही थी, फैक्ट्रीज मेनली कंस्ट्रक्शन की हो गई, ऑटोमोबाइल्स की हो गई। इन लोगों ने क्या किया कि इनने इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना बंद कर दिया, कम कर दिया, है ना। और उन्होंने अपना, इस चक्कर में क्या हुआ कि जब कैपिटल ही नहीं है ज़्यादा तो प्रोडक्शन भी क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ओके, when a variety of a minor event led to gradually price decline in October 1929। क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके जब फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन डाउन कर दिया, जब फैक्ट्री प्रोडक्शन डाउन कर देगी, कैपिटल की नीड उसे कम है क्योंकि प्रोडक्शन डाउन हो गया है, तो अपने शेयर डिवेंचर लोग अपना कैपिटल इकट्ठा करने के लिए क्यों शेयर्स के प्राइस हाई करेगी कि ताकि लोग और लें, प्रॉफिट उनको अर्न कराएगी। प्राइस शेयर का
हाई होने का मतलब ये है कि इन रिटर्न प्रॉफिट ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट की चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या किया इन्होंने, अपने नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दिए, है ना। ग्रेजुअली प्राइस भी डिक्लाइन हो गया, ठीक है, प्राइस भी क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। कब की बात है, अक्टूबर की बात है 1929 की। इन्वेस्टर लॉस्ट कॉन्फिडेंस एंड दी स्टॉक मार्केट बबल बर्स्ट, ठीक है। अब इन्वेस्टर्स की बात करें तो जो कस्टमर हैं उनकी बात की जाए, सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को नीड होती है, बेसिक नीड्स होती हैं, और उन्होंने सारा इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक धमाका हुआ, उनका कॉन्फिडेंस को धक्का लगना कि आपने सोचा था कि मैं 12th में 99% लाने वाला हूँ या वाली हूँ, बट ऐसा कुछ हुआ कि आपने जैसा पेपर सोचा था, जैसा आपको गाइडलाइन किया गया था, बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए हैं आप, ठीक है ना। एक बबल बर्स्ट हो जाना आपके कॉन्फिडेंस का। सेम हियर, तो एक कस्टमर है जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है और उनको अपना जो लॉस हुआ है ना, उनके इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो लॉस हुआ है, इसके कारण उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया, ब्लास्ट हो गया उनकी होप का, है ना। पैनिक सेलिंग बिगन ऑन ब्लैक थर्सडे अक्टूबर 24, 1929। पैनिक सेलिंग मीन्स कि बिल्कुल भगदड़ मच जाना। कोविड के टाइम पे आपने देखा है, लोगों को लग रहा है कि जो उनकी बेसिक नीड्स के सामान है, इवन नहीं भी लग रहे हैं एक्चुअली, नॉर्मल डेज में वो बेसिक नीड्स की गुड्स हैं भी नहीं, तो भी एक पैनिक सेलिंग हुई थी कि मॉल के मॉल खाली हो गए थे, है ना। लोगों ने जब मतलब घर में एक्स्ट्रा चीज़ें भरनी शुरू कर दी थी, ओवर सेलिंग, वही पैनिक सेलिंग बैगन हो गई। लोग, माहौल बिगड़ गया बिल्कुल, है ना। तो इसको क्या कहा, ब्लैक थर्सडे। क्या नाम दिया गया बेटा इसे, ब्लैक थर्सडे। कब स्टार्ट हुआ, अक्टूबर 24, 1929। सो स्टूडेंट, हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। ग्रेट डिप्रेशन के कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया है। आफ्टर देन वी डिस्कस्ड, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ तो रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी है, तो इंट्रोडक्शन मैक्रो का ही है ऑफ कोर्स, बट ग्रेट डिप्रेशन हमने पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है, क्योंकि रीज़न था मैक्रो इकोनॉमिक्स के बनने का। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बनने का रीज़न था क्या, ग्रेट डिप्रेशन। तो अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का बर्थ कैसे हुआ। तो बर्थ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पर आपको ग्रेट डिप्रेशन जब मिलेगा रीज़न उसका, तब आपको समझ में आएगा कि हमने पहले पढ़ लिया था, वरना जब हम यहाँ देखते कि बर्थ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, देन वी क्यूरियस फॉर नोइंग दैट व्हाट इज़ ग्रेट डिप्रेशन। तो ऑलरेडी यू नो व्हाट इज़ ग्रेट डिप्रेशन। सो बर्थ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो एडम स्मिथ के बारे में आपको सबको पता है ना। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं कौन, एडम स्मिथ। उनके बारे में 3-4 पॉइंट से रीड आउट करते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसके बारे में, कि एडम स्मिथ हैं, उनके 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे। इट मीन्स कि जो एडम स्मिथ है, उन्होंने इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बहुत सारे इकोनॉमिक्स थे, ठीक। अब बहुत सारे इकोनॉमिक्स थे, कुछ थे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के, उनमें भी सब होता है ना, एक समाज में 2-3 तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह का सोचने वाले होते हैं। तो एक समाज है, जिसे किसने बिल्डअप किया है, एडम स्मिथ ने किया है। और उनके यहाँ पर 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी तो आपको दिख ही रही है, द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स है, और एक है द केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम देख लें कि ये जो एडम स्मिथ है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, आपने 11th में ही जान लिया है इनके बारे में, तो है ना, इनके बारे में सुना ही है। एडम स्मिथ जब से इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू कर तभी से, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है ना। क्या है ये फादर, पहला पॉइंट इनके बारे में यही है कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, ठीक है। और ही वॉज स्कॉट्समैन। ये कौन थे, स्कॉट्समैन थे, स्कॉट्सियन थे, स्कॉट्समैन थे। और लास्ट पॉइंट ये है कि
ये फेमस क्यों हुए तो उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वो प्रोफेसर ग्लासगो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के थे और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है, कहा जाता है। ये स्कॉट्समैन थे, लेकिन एक और अच्छी बात है जिसके कारण ये फेमस हुए थे। ये सारी बातें तो जनरली सब कुछ ना कुछ होते ही हैं, बट इन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट मेजर कॉम्प्रहेंसिव बुक, इन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव बुक पब्लिश कराई थी जो काफ़ी फेमस हुई थी और इसी के ही बेस में इकोनॉमिक्स का ही जन्म हुआ था। ठीक है ना, मैक्रो का नहीं बट पूरी इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखी थी। आप किसी भी बुक का नाम पढ़िए तो विथ ईयर पढ़िए, ताकि आपको ईयर अलग से स्पेसिफाई करके याद नहीं करना पड़े, है ना। तो वही है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ अ नेशन 1776। तो ये एक बुक, इम्पॉर्टेंट बुक है जो आपको एडम स्मिथ के पॉइंट में रीड करनी है, लर्न करनी है हालांकि। और अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंसी लिखना है तो आपको इमरजेंसी के अंदर यही आएगा। अभी हम इमरजेंसी के पॉइंट भी पढ़ेंगे, तब आपको एडम स्मिथ के बारे में हल्का सा ये लाइट अप करना है। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके 2 स्कूल ऑफ थॉट्स भी थे, है ना। 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, एक तो दिख ही रहा है ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स था और दूसरा कौन सा था, द केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट्स था। ठीक है, तो द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैंने एक ऐसा MMPR थे क्लासिकल स्कूल थॉट्स में, क्या थे MMPR इट मीन्स कि जो इकोनॉमिस्ट थे इस पे उनकी नाम है ये MMPR, मिल्स, माल्थस, पिगू एंड रिकार्डो। मिल्स, माल्थस, पिगू एंड रिकार्डो, तो MMPR है ना। कौन, क्लासिकल स्कूल MMPR, मिल, माल्थस, पिगू एंड रिकार्डो, ये सारे के सारे क्लासिकल स्कूल थॉट थे। मतलब इनकी सोच, जो इनकी सोच थी वो क्लासिकल थी, पुरानी थी, आप ये कहें, है ना, पुरानी सोच के लोग थे। इनका क्या सोचना था, अब इनकी सोच क्या थी, ऑल द लेबर हु आर रेडी टू वर्क, जो भी लेबर हैं और काम करने के लिए रेडी हैं, विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट, ये अपने आप ही अपना काम ढूंढ लेंगे। ऑल द फैक्ट्रीज विल बी वर्किंग एट देयर फुल कैपेसिटी, हमको यही मान के ही चलना है, अज्यूम दैट सारे लेबर काम करने के लिए रेडी हैं और सबको काम मिल भी रहा है और सारी फैक्ट्री अपना काम पूरी फुल कैपेसिटी में कर रहे हैं। हाँ, तो आपको क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में देखना है कि जो पुराने मिल, माल्थस, पिगू एंड रिकार्डो थे, ये पुराने सोच के थे, पुरानी सोच के थे, है ना। क्लासिकल मीन से पुराना सोचना, इनका स्कूल ऑफ थॉट कैसा था, क्लासिकल था। तो इनका क्या सोचना था कि सारे लेबर काम करने के लिए रेडी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो काम नहीं करना चाह रहा है, या उसे अपने हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, या उसे अपने हिसाब की पेमेंट नहीं मिल रही इसलिए वो काम कर नहीं कर रहा है। ऐसे कोई भी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं थे, बस यही था कि जो भी लेबर है सब काम करना चाह रहे हैं, सारा ह्यूमन कैपिटल काम करना चाह रहा है और इन सबको काम मिल भी जा रहा है ना, ये अपने आप काम ढूंढ लेंगे, इसमें किसी को भी तीसरे इंसान को यहाँ पर एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। और ऑल द फैक्ट्रीज विल बी वर्किंग एट देयर फुल कैपेसिटी, और सारी वे फैक्ट्रीज अपने से सारा का सारा काम फुल कैपेसिटी में हो भी रहा है। और बेटा आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर ऐसा भी था, अगर कुछ डिस्टर्ब भी हो जाता है, इन केस कोई चीज़ डिस्टर्ब हो भी जा रही है तो भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अपने आप ही रिपेयर हो जाएंगे, है ना। अगर कोई मतलब ऐसी कोई कंडीशन है कि जहाँ पर ये डिस्टर्ब हो गए हैं तो ये अपने आप ही परफेक्ट भी हो जाएंगे। ये ऐसा सोचना था किसका, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स का। और अब आप देखिए द केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो पहले तो जैसे हमने एडम स्मिथ के बारे में जाना तो यहाँ पर एक ही इकोनॉमिस्ट है, यहाँ पर 3 थे, तो हमने स्कूल था, क्योंकि हमें यहाँ पर लाइट अप नहीं करना है, इनके बारे में जानना है और इनके बारे में जानना है, ताकि पता चल जाए कि, क्योंकि इनके बारे में तो पढ़ा है, क्लासिकल थॉट्स हैं, क्लासिकल थॉट्स में इन्होंने क्या कह दिया जो चीज़ है ही नहीं मैक्रो में, है ना। हम मैक्रो अगर पढ़ेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं, इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा लाइट अप नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखेंगे जिनके बारे में, जिन्होंने मैक्रो का बर्थ, इमरजेंस ऑफ, इट मीन्स इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, रीज़न ऑफ इमरजेंस, है ना। तो इनके बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे, द केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो ये जो केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट्स है ये अलग है
क्लासिकल नहीं है, पुराना नहीं है, पर केंजियन का मीन्स क्या है? केंजियन का मीन्स कुछ नहीं है बेटा, जो इकोनॉमिक्स है उन्हीं के नाम पर स्कूल ऑफ थॉट्स रखा गया है। जॉन मेनॉर्ड नाम था कीन्स, एक इकोनॉमिस्ट था। ही सेलिब्रेट, इन्होंने एक बुक लिखी थी जो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में ये बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी, है ना। ये बुक फेमस हो गई है। और साथ ही साथ कीन्स की बात कर लें थोड़ा, तो कीन्स 1883 में बॉर्न हुए थे, है ना। इनका एजुकेशन एक किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से हुआ था। यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज में किंग्स कॉलेज था, वहाँ पर इन्होंने अपनी एजुकेशन की थी, ठीक है। और इसके बाद वहीं पर ये अपॉइंटेड भी हो गए थे एज अ डीन, ठीक है। लेटर ही अपॉइंटेड इट्स डीन, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में हमें जानना था। अब इसके बारे में जानने के बाद हम देखते हैं कि क्या थॉट्स रहे होंगे, कीन्सियन थॉट्स रहे होंगे जिनके कारण मैक्रो का एक तरह से बर्थ हुआ है। तो इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपको पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे, है ना। और पार्ट 3 में इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कीन्सियन थ्योरी है, थॉट्स है, इनके ही थ्रू इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आया। तो ये जो कीन्स हैं, जॉन मेनॉर्ड कीन्स हैं, इन्होंने क्या कहा है, इनके थॉट्स क्या थे जिसके कारण मैक्रो इकोनॉमिक्स आई है, उसके सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। थैंक यू स्टूडेंट।